विश्व का इतिहास विषय के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे फ्रांस की राज्य क्रांति और उसके विभिन्न कारण। पिछले अध्याय में हमने चर्चा की थी वो सामाजिक कारण जिनके अत्यधिक दुष्प्रभाव के कारण फ्रांस में सामाजिक रूप से जो भेदभाव किया जा रहा था, जिसके कारण लोग बड़े दुखी थे, असंतुष्ट थे। तो वो जो तीन भागों में एक तरह से बंटवारा हो गया था पूरे फ्रांस के समाज का। प्रथम स्टेट जिसमें कुलीन वर्ग, द्वितीय स्टेट जिसमें दरबारी सामंत, और तृतीय स्टेट जो आम जनता, किसान, मजदूर थे। तो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को, जिसमें चर्च भी शामिल था, इनको बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे, लेकिन जो तृतीय स्टेट है उसको कुछ भी प्राप्त नहीं था और टैक्सेस सारा वही देते थे। तो आज हम देखेंगे आर्थिक असंतोष और राजनीतिक निरंकुशता फ्रांस की क्रांति के अहम कारणों में से। पहले हम नजर दौड़ाते हैं कि फ्रांस की राज्य क्रांति में आर्थिक असंतोष जो था उसका क्या योगदान रहा। देखिए, कोई भी क्रांति अचानक नहीं होती है, उसके बहुत बड़े कारण होते हैं। बहुत लंबे समय से जनता पीड़ित रहती है। जनता तब तक आंदोलनरत नहीं होती है जब तक कि पानी सर पर नहीं चढ़ जाए। तो फ्रांस में हम देखते हैं कि सरकार का जो वित्तीय कुप्रबंधन है, जिसके कारण से जो तृतीय स्टेट, जो किसान, मजदूर और आम जनता थी, वो पिस रही। टैक्स केवल मात्र इसी वर्ग के ऊपर थोपे जाते थे, चाहे वो प्रत्यक्ष कर हो या अप्रत्यक्ष कर हो। दोनों ही कर केवल तीसरा वर्ग ही देता था। और प्रथम स्टेट जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था, द्वितीय स्टेट जिसमें चर्च भी था और पादरी थे, बहुत बड़ा वर्ग था, उनको किसी भी प्रकार से टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन उनके ऐशो आराम के लिए, उनकी विलासिता के लिए, उनके दरबारियों के लिए, उनके जो नौकर चाकर है उनके लिए तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो तृतीय स्टेट के टैक्स के द्वारा की जाती थी। किसानों को अपनी खेती करने के साथ साथ में सामंत का, राजाओं का और पादरियों की बेगार करनी होती थी। उनके यहाँ टैक्स देने के अलावा भी उनके सामंतीय क्षेत्र में जो नहरें हैं, सड़कें हैं, दुर्ग हैं, किले हैं, उनके लिए बेगार उनसे ली जाती थी। तो आम जन टैक्स के अलावा, कर के अलावा भी अपना जो जीवन है वो उनको एक तरह से समर्पित रखता था। तो इस वर्ग के अंदर कुंठा व्याप्त हो गई थी कि वो भी इंसान है, वो फ्रांस के नागरिक हैं और फ्रांस का जो राजा है वो हमारा संरक्षक है। लेकिन इस प्रकार का जो मानवीय भेदभाव और विशेष रूप से आर्थिक व्यवस्था, हालांकि फ्रांस में एक गुलामी व्यवस्था नहीं थी, गुलाम रखने का रिवाज नहीं था, लेकिन इन किसान वर्ग के लोगों को बेगार करके, उनके यहाँ अतिरिक्त काम करके इस प्रकार से महसूस कराया जाता था कि वो एक तरह से उनके बेगारी हैं। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं ये फ्रांस की जनता को उद्वेलित करने के लिए काफी थी। किसान वर्ग या आम वर्ग है जो, उनको सामंतों की यहाँ चक्की से आटा पिसवाना पड़ता था, उनकी ही भट्टियों से शराब खरीदना पड़ता था और बनानी भी पड़ती थी, या रोटियां सेकने के लिए उनके ही तंदूर का इस्तेमाल करना पड़ता था। तो इसकी एवज में भी उनको कुछ न कुछ रकम चुकानी पड़ती थी। तो ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति थी कि किसान अपने स्वतंत्र होते हुए देश का जो भी
नियमित कानून है उसकी पालना करते हुए तमाम तरह के वो टैक्स देते थे, उसके बावजूद भी उनको सामंतों के यहाँ, राजाओं के यहाँ, चर्च में पादरियों के यहाँ या कुलीन वर्ग उनके यहाँ पर बेगार करनी पड़ती थी और उनकी ही जो फैक्ट्रियां हैं, चक्कियां हैं या शराब के कारखाने हैं, भट्टियां हैं या जो तंदूर है, वहीं से उनको अपने सामान को खरीदने और रोटियां बनाने के लिए बाध्य किया जा रहा था। अन्यथा उनको मारा जाता था, पीटा जाता था या उनको देश निकाला दे दिया जाता था, जेल में ठूंस दिया जाता था। तो ये एक तरह से आर्थिक विषमता थी जो तृतीय स्टेट के लोगों को भुगतान करना पड़ता। चर्च वहां का बहुत पावरफुल था, उसको कई तरह के राइट्स थे, तो एक विशेष कर होता था, टाइथ जिसे कहते थे, वो चर्च को इन किसान वर्ग को देना पड़ता था। नहीं देने पर उनके साथ में अत्याचार होते थे। एक और जो आर्थिक विषमता का एक बड़ा उदाहरण जिसने फ्रांस के लोगों को ज्यादा उद्वेलित किया, जो एक घृणित कर था, गाबेल, जो नमक कर के रूप में था, जिसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राजा द्वारा वसूल किया जाता था, सामंत द्वारा वसूल किया जाता था। इस गाबेल के कारण से जनता इतनी दुखी थी कि हर 8 वर्ष से अधिक के पारिवारिक सदस्य के लिए सालाना 8 किलो नमक खरीदना जरूरी होता था। वो राजकीय जो भंडार है उसी से खरीदा जाता था। उनके पशुओं को लवणीय पानी पिलाने का अधिकार नहीं था। समुद्र के जो तट है जहां पर नमक बनता था वहां पर पशु चराई पर पाबंदी थी और भी किसी भी प्रकार के जिस पानी में लवण युक्त पानी था उसका इस्तेमाल करने का अधिकार आम जनता को नहीं था। यदि वो ऐसा करते तो उनके ऊपर अत्याचार किए जाते थे। तो ये गाबेल नामक टैक्स जो कंपलसरी था और चूंकि मांस को लंबे समय तक रखने के लिए नमक बहुत आवश्यक सामग्री थी और वो सामग्री केवल राजकीय भंडारों से में ही उपलब्ध थी। आप चाहे खरीदे नहीं खरीदे आपको टैक्स देना पड़ेगा या उतनी कीमत आपको सालाना हर परिवार के सदस्य के हिसाब से देनी पड़ती थी। तो ये आम जन के उपयोग की जो वस्तु नमक है उसके ऊपर राज्य का एकाधिकार था और इस एकाधिकार के कारण से जनता बहुत परेशान थी। और हेज नामक जो इतिहासकार है, विद्वान है, उन्होंने तो कहा है कि इस घृणित नमक कर के कारण ही फ्रांस की क्रांति का उद्भव हम मान सकते हैं। यदि ये कर नहीं होता तो हो सकता है कि फ्रांस में क्रांति नहीं होती। आम जनता को उद्वेलित करने के लिए ये कर सबसे ज्यादा कारण तत्व साबित हुआ। अच्छा, टैक्स से जो उगाने का, टैक्स को इकट्ठा करने का जो तरीका था वो भी ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत था। एक राज्य द्वारा ठेका दिया जाता था। जो अधिक बोली बोलने वाला जो ठेकेदार है वो टैक्स उगाने के लिए सरकार की तरफ से अपॉइंट कर दिया जाता था। अब वो जो ठेकेदार है वो अपनी मर्जी से कर का संग्रहण करता था और जो राशि उसको देनी होती थी राज्य में उससे कहीं ज्यादा वो इकट्ठा करता था और नहीं देने पर वो अत्याचार करते थे। तो यहाँ पर राजकीय कर्मचारी द्वारा टैक्स इकट्ठा करने की बजाय ठेकेदारी प्रथा थी और ये ठेकेदार बोली लगा करके इन टैक्स को इकट्ठा करते थे, जिस कारण से हम देखते हैं कि बहुत अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। एक और जो अप्रत्याशित कारण था वो यह था कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यहां पर फ्रांस के अंदर कीमतें अप्रत्याशित दृष्टि से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ी कि आम जन का अपना जीवन यापन करना मुश्किल हो गया। इसकी एवज में जो मजदूरी है वो नहीं बढ़ी। इसके कारण भी लोगों में भारी असंतोष, जनसंख्या बढ़ती गई, मुद्रास्फीति बढ़ती गई, लेकिन जो वर्साई का जो महल जहां से शासन होता था उन्होंने इस आर्थिक असंतोष की तरफ, आम जन के जो कार्य हैं उनकी तरफ, उनके
डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए, उनके जीवन यापन के अच्छे तौर तरीके विकसित करने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो ये व्यापक जो आर्थिक असंतोष है वो फ्रांस की राज्य क्रांति का मुख्य कारक साबित होता है। फिर है राजनीतिक निरंकुशता, अकर्मण्यता एवं विलासिता। देखिए, राजतंत्र दुनिया में सब जगह था, लेकिन राजतंत्र का जो उद्देश्य होता है वो केवल मात्र राज करना नहीं है, जनहित के निर्णय भी लिए जाने चाहिए। लेकिन फ्रांस में ये था कि वहां का राजा अपने को देवीय अधिकार से युक्त मानता था, यानी कि उसका जो अपॉइंटमेंट है, उसको जो राज करने का जो अधिकार है वो ईश्वर ने दिया है, वो ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर शासन कर रहा है। इसलिए जनता की बात मानना या किसी दरबार में किसी कार्यकारिणी की बात मानना वो अनुचित समझता था। उसको ईश्वर ने फ्रांस के ऊपर राज्य करने के लिए अधिकारित किया है, इस कारण से वो मर्जी पड़े जैसा करेगा, ये उसका मानना था। और लुई 16वां जो कि हम देखते हैं कि बहुत ही विलासितापूर्ण जीवन जीने वाला व्यक्ति था। उसके पहले उसके दो राजा लुई 15वां और लुई 14वां दोनों ही युद्ध प्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने फ्रांस को युद्धों में झोंक दिया, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के युद्ध, चाहे पोलैंड का युद्ध हो, ऑस्ट्रिया का युद्ध हो या सप्तवर्षीय युद्ध हो, उसमें इन लोगों ने अपने आप को जबरदस्ती झोंका, जिसके कारण से फ्रांस की जो जनसंख्या है उसका भी नुकसान हुआ, आर्थिक दृष्टि से फ्रांस कमजोर हुआ और कई दुश्मन उन्होंने पैदा कर लिए। तो और स्वयं का जीवन उनका दोनों का बहुत ही विलासितापूर्ण था। जो वर्साई का महल है वो विलासिता का केंद्र हो गया था। ऐसे में 1543 से 1615 तक लुई 14वां और 1643 से 1715 तक और 1715 से 1774 तक लुई 15वां, लुई 14वें के बाद लुई 15वां और 1774 से 1793 तक लुई 16वां। ये तीन जो बूर्बो वंश के राजा हुए, तीनों ही अयोग्य, अकर्मण्य, लेकिन ये युद्ध प्रिय लोग थे और युद्धों में फ्रांस को झोंक दिया। अपनी विलासितापूर्ण जो जीवन जीने के कारण इन लोगों ने वर्साई के महल को विलासिता का अड्डा बना दिया। जो फ्रांस की राजधानी पेरिस से 12 मील दूर एक ऐसा ठाट बाट वाला महल किला इन्होंने बनाया, जिसमें 18,000 लोग उसके अंदर रहते थे, जिसमें से 2,000 तो दरबारी थे लुई 16वें के और बाकी 16,000 लोग राजा की जो है सेवा चाकरी में लगे रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि लुई 14वां, 15वां और 16वां तीनों का ही राज्य है जो पेट्रिकॉट शासन के रूप में जाना जाता है। लुई 15वें के शासनकाल में मैडम द पंपाडुअर और मैडम द बेरी, ये दोनों बहुत ही सुंदर महिलाएं थी जो बहुत चंचल थी और यही राज्य संभालती थी। राजा को आखेट, घूमने, विलासिता और नाचने गाने से फुर्सत ही नहीं थी। जो राजकीय निर्णय लिए जाते थे इन महिलाओं के द्वारा ही लिए जाते थे, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में इसको घाघरा शासन या पेटिकोट शासन भी कहा जाता है। इसी प्रकार लुई 16वें की जो रानी है मैरी एंटोइनेट, वो बहुत ही कुशल, तेज तर्राट महिला थी और इसके विपरीत राजा लुई 16वां बिल्कुल ही घटिया किस्म का निर्णय लेने में अक्षम, युद्ध के प्रति ज्यादा कोई उसका लगाव नहीं था और राजकीय निर्णय भी वो नहीं लेता था। तो मैरी एंटोइनेट के प्रभाव के कारण ये फ्रांस का जो राजतंत्र है वो बिल्कुल अकर्मण्य होता जा रहा था और इस वर्साई का जो महल है वो कुलीन वर्ग की बेपनाह विलासिता का और अकर्मण्यता का जीवंत प्रतीक बन गया था। इसके कारण कुछ लोग इसको राज दरबार और राष्ट्र का जीवंत कब्रिस्तान भी कहते हैं। तो ये वो विभिन्न कारण हम देखते हैं जो फ्रांस की राज्य क्रांति के लिए
बहुत ही कारक साबित हुए। आर्थिक असंतोष और राजनीतिक विलासिता, अकर्मण्यता और जनता के प्रति अरुचि, जनता पर अत्याचार और दरबारी जो शासन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा उपकारित होना। तो और अन्य कारण हम अगले एपिसोड में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। प्रोफेसर जलालुद्दीन काठाल, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज, ब्यावर।